नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सुपर टेट 2021 यानी प्राथमिक और जूनियर दोनों ही शिक्षक भर्तियों के लिए आपके लिए यह टेस्ट सीरीज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके टोटल सिलेबस को कवर करके मैंने क्वेश्चंस सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिया हुआ है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। साथ में दोस्तों आप सभी के लिए मैंने ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जा कर के उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF आपको वहाँ से मिल जाया करेंगे। और एक विशेष निवेदन आप सभी मित्रों से है कि आने वाले सुपर टेट एग्जाम्स के लिए कंपटीशन कितना ज़्यादा होगा दोस्तों कोई नहीं जानता है। इसलिए जितनी भी अच्छी आप या कह सकते हैं जितना आप अधिक मेहनत कर सकते हैं, ठीक है, और सेल्फ स्टडी पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और कोशिश करिए आप लोग कि कम से कम जो भी आपका सिलेबस है सभी सिलेबस से आप लोग क्वेश्चंस करने का प्रयास करिए, क्योंकि कम से कम 115 120 तक का स्कोर आप टारगेट रखिए। बाकी 130 135 दावा करने वाले 100 भी नहीं दे पाते हैं स्कोर, आप सभी जानते हैं। बाकी दोस्तों हमारे द्वारा कोई दावा नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आपने मेहनत करते तो आपके 115 120 125 नंबर तक बड़े ईजिली आ जाएंगे। और थोड़ा सा अगर आप सेल्फ स्टडी पे फोकस कर लेते हैं, मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा सा अगर आपका अच्छा रहता है तो 100% मैं श्योर हूँ कि आपके 130 प्लस भी स्कोर बिल्कुल बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है पर्यावरण से, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आप सभी लोग भी आंसर करने की कोशिश करें। तो विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी डेज किस दिन मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और जैव विविधता आप सभी जानते हैं कि प्रजातियों की विविधता, और जहाँ पर विलुप्ति होने के खतरे होते हैं तो ऐसे फिर स्थल होते हैं हॉट स्पॉट, ठीक है। तो इस तरह के कुछ जो वर्ड होते हैं, टर्मिनोलॉजी होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जैसे किस दिन मनाया जाता है या कितने स्थल हैं, ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून को मैंने बताया आपको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने जो भी अदर ऑप्शन ले रखे हैं वो भी किसी न किसी दिन है, यानी जो आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, कुछ ऐसा डेज है, और उनको भी हम यहाँ पर बार बार रिवाइज करते चलेंगे ताकि आपका यहीं पर पूरी तरह से आपको याद हो जाए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी बतानी है आप सभी को। कुछ देखिए जो फेमस पार्क हैं या फिर अभ्यारण्य हैं या पक्षी अभ्यारण्य हैं, ठीक है, बर्ड सेंचुरीज हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए पर्यावरण में। और कुछ जैसे बिल्कुल लेटेस्ट के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप सभी जानते हैं अब पूछे जा रहे हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठाए जाएंगे जो भी हाल ही में कोई मुद्दा अगर चर्चा में रहा होगा तो वहाँ से क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। तो फूलों की जो घाटी आपकी है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से है। फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकारों की कुल संख्या है। देखिए जब मूल अधिकार ऐड किया गया था संविधान में, उस समय मूल अधिकारों की कुल संख्या 7 थी। उसके बाद जो है 1944 में एक अमेंडमेंट्स किया गया था जनता पार्टी सरकार के द्वारा, और वहाँ पर एक मूल अधिकार को हटा दिया गया था, और उस मूल अधिकार को कहा जाता है संपत्ति का मूल अधिकार। वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक कुल 6 मूल अधिकार हैं। सी आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर से है। इनपुट डिवाइस पूछा गया है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में मतलब हो गया कि जिनसे भी हम डेटा इनपुट करते हैं, जैसे आप मोबाइल में स्क्रीन पे आप टच स्क्रीन है आप वहाँ पे लिखते हैं, या फिर आप उसमें कीबोर्ड ला करके उससे आप डेटा इंटर करते हैं। तो ये सभी जो है इनपुट के माध्यम है, जिसके माध्यम से हम इनपुट देते हैं, और उसके बाद कंप्यूटर से आपका मॉनिटर से या फिर मोबाइल की स्क्रीन से हमें डेटा दिखता है, या फिर हम प्रिंट आउट ले लेते हैं,
ठीक है। ये सभी जो होते हैं हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। इसी तरह से हमारा स्कैनर होता है जिनसे हम डेटा को लेते हैं, स्कैन करते हैं, या फिर हम मोबाइल से फ़ोटो, कैमरा से फ़ोटो खींच लेते हैं। तो ये सभी हमारे इनपुट डिवाइस आएंगे। यहाँ पर कंप्यूटर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर फिलहाल में स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, और मॉनिटर और प्रिंटर से हम आउटपुट लेते हैं, डेटा हमें हमारे हाथ में आता है। मॉनिटर से सॉफ्ट कॉपी होती है और प्रिंटर के द्वारा हमें हार्ड कॉपी प्राप्त हो जाती है। ये दोनों आउटपुट डिवाइस हैं। जबकि यहाँ पर जो स्कैनर हमारा हो गया, स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सभी इनपुट डिवाइस होते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर मिश्रित ग्रंथि पूछा है, ठीक है। यहाँ पर आपका साइंस में बायोलॉजी से क्वेश्चन है, मिक्स्ड ग्लैंड। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर अग्नाशय एकमात्र ऐसी ग्रंथि होती है, इकलौती ग्रंथि है पूरे शरीर में, जो कि मिक्स्ड ग्लैंड कही जाती है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब हो गया अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करता है। अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं ये हार्मोन का स्रावन करती हैं, ठीक है। और बहिर्स्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं एंजाइम्स का स्रावन करती हैं, ठीक है। यहीं पर मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछ रहा हूँ। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा यकृत, लीवर, ठीक है, लीवर। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, यहीं पर आप देख लीजिएगा, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्लोरोफिल का आवश्यक तत्व है, क्लोरोफिल जिनकी उपस्थिति में या जिनकी सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में पौधे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं। तो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधों के पास या पौधों को मैग्नीशियम की आवश्यकता पड़ती है। बिना मैग्नीशियम के जो पौधे हैं क्लोरोफिल का निर्माण नहीं कर पाते हैं, और इसी क्लोरोफिल की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में भोजन का निर्माण करते हैं, जहाँ पर ग्लूकोज बनता है। आगे चल करके ग्लूकोज की विभाजन के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। आप सभी जानते हैं फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारी जो प्रोसीजर होती हैं, फिर एटीपी के रूप में ऊर्जा जो होती है प्राप्त होती है आगे। अब देखिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया से आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम आगे बात करेंगे पादप कोशिका को लेकर के और जंतु कोशिका को लेकर के, क्योंकि इनसे जो है बिल्कुल माइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ज़्यादा आपको डिटेल में डीप में नहीं जाना है, लेकिन जो बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल जो मोटा मोटा क्वेश्चन, माइनर क्वेश्चन, वो पूछ लिए जाते हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए। शरीर में जो हमारा हार्ट है, हृदय है, हृदय के लिए हमारा आवश्यक तत्व अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम, हार्ट के लिए, हृदय के लिए, ठीक है। बाकी कैल्शियम के बारे में आप सभी जानते हैं, दांतों के लिए, हड्डियों के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग इसे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मान सकते हैं, हिस्ट्री से, ठीक है। धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। देखिए दोस्तों, हुआ क्या था, जब अंग्रेज हमारे यहाँ, पहले तो क्या हुआ था, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाते थे, उत्पादन करते थे। फिर जब उन्हें लगा कि नहीं, हमें ज़्यादा प्रॉफिट और कमा सकते हैं, तो वो क्या करने लगे, यहाँ से कच्चा माल अपने यहाँ लेकर जाने लगे, फैक्ट्री अपने यहाँ लगा दी, हमारे यहाँ केवल कच्चा माल का स्रोत बना करके हमें रख दिया, ठीक। फिर वही जो है माल तैयार करके हमें आउटपुट के रूप में वापस हमें ही बेचने लग गए। यानी कच्चा माल सस्ते में लेकर के जा रहे थे और वही फिर चीज़ें हमें महंगे दामों पर बेचते थे। यहाँ पे कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री हम लगा नहीं सकते थे। कुटीर उद्योग वगैरह जो भी देसी इंडस्ट्री थी पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। तो यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरह से हमारे देश का जो पैसा था, धन था, चाहे कच्चे माल के रूप में, चाहे फिर उनके द्वारा तैयार माल यहाँ पर बेचा जा रहा था, यानी यहाँ से संपत्ति वगैरह के रूप में सारा पैसा वे लेके अपने देश लेकर जा रहे थे। तो इस चीज़ को सबसे पहले नोटिफाई करवाया सभी के सामने, अपने देशवासियों के सामने, ठीक है। तो इनकी किताब भी है जहाँ पर पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक का नाम है, आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर राइट जो आंसर है दादा भाई नौरोजी जी हैं। इन्हीं के लिए कहा जाता है भारत के वयोवृद्ध पुरुष, या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। भारत के वयोवृद्ध पुरुष, या फिर धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, या फिर एक पुस्तक का नाम इनके मैंने बताया आप सभी को, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश अनरूल्ड इन इंडिया।
थोड़ा सा दोस्तों आप लोग, इनकी जो पुस्तक का नाम है इंग्लिश में मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पॉवर्टी एंड अनरूल या ऐसे करके है, ब्रिटिश इन इंडिया, इसी तरह से नाम है यहाँ पर। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन। यहीं पर आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक इंग्लैंड के निवासी थे, या कह सकते हैं कि यूरोपियन थे, वैलेंटाइन सिरोल। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी को कहा था भारतीय अशांति के जनक। तो डायरेक्ट प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो कि भारतीय अशांति के जनक कहे जाते हैं, माने जाते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाद में फिर तिलक जी के द्वारा उनके खिलाफ, सिरोल जी के खिलाफ जो है कोर्ट में केस किया गया, लंदन जा कर के उन्होंने वहाँ पर केस किया। अब हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली, लेकिन वहाँ पर आत्म स्वाभिमान की लड़ाई उनके द्वारा लड़ी गई थी। और आप सभी जानते हैं कि होम रूल आंदोलन चला था, उसके बाद फिर आगे, फिर उसके बाद 1917 में आगे चल करके फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसी की वजह से जब ये चले गए थे इंग्लैंड, इसी की वजह से होम रूल आंदोलन, जो कि तिलक जी और श्री कह सकते हैं आपकी जो एक एनी बेसेंट जी के द्वारा चलाया गया था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की पहली महिला ऐसी अध्यक्षता थी जिन्होंने अध्यक्षता की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो सरोजनी नायडू, ठीक है। एनी बेसेंट बनी थी 1917 में और सरोजनी नायडू बनी थी 1925 में। ये क्वेश्चन भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। और मैंने आपसे बार बार कहा है पिछले वीडियो के माध्यम से भी कि आप लोग पेन और कापी लेकर के बैठा करें। आप देखिए लिखते जाएंगे दोस्तों, एक बार क्या होगा, वीडियो देखने के बाद एक बार आप जल्दी से फिर से देख लेंगे क्या क्या आपने, कितने क्वेश्चन आपने देखे, कितने कनेक्ट क्वेश्चन देखे। भले ही आपको यहाँ पे 10-15 क्वेश्चन ही मैं लेकर के आऊँ, लेकिन उनके माध्यम से कम 30 से 40-50 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं और बिल्कुल आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। सीडीपी के प्रश्न मित्रों मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे अच्छे प्रश्न बना रहा हूँ, और थोड़े से प्रश्न यहाँ पर मैं कम ले पा रहा हूँ सीडीपी के, आगे मैं लेकर के आऊँगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है, ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा सा कॉमन हो चुका है, पहले ये प्रश्न जो है बड़े परीक्षाओं में पूछे जाते थे, लेकिन अभी ये प्रश्न कॉमन हो चुका है और ये प्रश्न आपके आने वाले सुपर टेट 2021 में बिल्कुल पूछा जा सकता है। आप याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी असम में विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप। और यह माजुली नदी द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत में स्थित है, असम राज्य में। तो यहाँ पर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। इसी तरह से एक प्रश्न और भी है, ये पूछा जाता है आपसे कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तो केबुल लाम जाओ मणिपुर की लोकटक झील में स्थित है। आगे हम प्रश्नों में इंक्लूड करेंगे, आप बस इतना याद रखिए कि विश्व की एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थित है, मणिपुर राज्य में, और उसका नाम है केबुल लाम जाओ, ठीक है, लोकटक झील में स्थित है। यहाँ पर फोमडी नाम की घास होती है, जो कि बिल्कुल जैसे वो शिफ्ट होते रहते हैं उस झील में। इनकी जो पूरी प्रकृति है, पूरा जो एक राष्ट्रीय पार्क की तरह बना हुआ है इनके द्वारा, इसमें ये शिफ्ट होते रहते हैं, यानी तैरता हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, एक निबल कितने बीट्स के बराबर होता है, एक निबल। और इसी तरह से एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा कि एक बाइट कितने बीट्स के बराबर होता है, तो एक बाइट्स होता है आपका 8 बीट्स के बराबर, और एक निबल होता है आपका 4 बीट्स के बराबर। बीट्स मतलब होता है 0 और 1, ठीक है। ये कंप्यूटर की भाषा है, आप सभी जानते हैं कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये सभी लैंग्वेज होती हैं। ये देख लीजिए, अभी मैंने प्रश्न आपको बताया था यहाँ पर, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लाम जाओ मणिपुर की लोकटक झील में स्थित है। मणिपुर आपका भारत का एक पूर्वी राज्य है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछे जाने की संभावना 99% तक है अकॉर्डिंग टू मी। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है क्योंकि देखिए हुआ क्या था कि इसी पंचायती राज दिवस पर कई सारी योजनाएं नई नई लागू की गई थी, और जब पहली बार पंचायती राज आपका शुरू हुआ था तब भी इस तिथि से शुरू किया गया था, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस,
और 8 मार्च को क्या पड़ता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और हमारे समाज में, अब मैं आपको हिंट नहीं दे रहा हूँ, आप लोग आंसर कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन ये पर और देख लीजिए आप लोग कनेक्टेड। पंचायती राज का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, संविधान में कुल 22 अध्याय हैं। मुख्य रूप से 395 ही अनुच्छेद है, इसके अंदर कई सारे सब अनुच्छेद बना दिए गए हैं। ठीक, 22 अध्याय हो गया, 395 अनुच्छेद हो गया, जिसमें कई सारे सब अनुच्छेद बना करके कुल अनुच्छेदों की संख्या लगभग 422-23 हो चुकी है, लेकिन मूल अनुच्छेद हमारे 395 हैं। और कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है, 1 2 3 4 करके 12 तक है, जिसमें अनुसूची 11 में पंचायती राज का प्रावधान है, अनुसूची 12 में नगर निगम नगर पंचायतों का प्रावधान है, अनुसूची 10 में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है, जो कि राजनीतिक पार्टी में आप देखते होंगे, इस पार्टी से विधायक चुने गए, मंत्री जी बनना है उनको, चले गए रूलिंग पार्टी में। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए ये प्रावधान बनाया गया है। अनुसूची 8 भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत संविधान की अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, जिसमें आपकी हिंदी, संस्कृत, मैथिली, ठीक है, डोगरी सभी हैं, इसमें 22 भाषाएँ हैं कुल मिला करके। तो ये चारों ही अनुसूची आप याद रखिएगा। एक प्रश्न आप लोग और देख लीजिए, और इस बार के यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, आईएएस आईएफएस आईपीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि वहाँ पर जो प्रश्न होते हैं मौलिक होते हैं, घुमा करके पूछे जाते हैं, तथ्यों के साथ पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है, तो मैंने आप सभी को बताया था संविधान में कुल 6 मूल अधिकार है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, जिसमें पहला जो समानता का अधिकार है, जिसमें 12, 13, 14, 15, 16 तक इसमें है, या आप ऐसे मान सकते हैं 14, 15, 16 तक है, कुल 4 के अंतर्गत, जिसमें अनुच्छेद माफी चाहूँगा 14 से लेकर के 18 तक जो पहला हमारा मूल अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार है, और हमारा जो लास्ट हमारा एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। एक और बीच में छूट गया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, जहाँ पर बच्चों को, आप सभी जानते हैं कि उन्हें जो है 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उन्हें काम न करने दिया जाए, इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हमारे सुपर टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उनको हम लेकर के आएंगे। तो अनुच्छेद 17 आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 21 का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, जीने का अधिकार। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, ये सभी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। 21(1) आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं 21(1) में क्या है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, विशेष करके आप लोग जहाँ जा रहे हैं, जिस सर्विस में जाएंगे, वह अनुच्छेद 21(1) से ही संबंधित है। अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, 1972 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21(1) 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 17। दोस्तों, इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए 15, 20, 20 का सेट लेकर के आ रहा हूँ, और आगे आने वाले सीरीज में कम से कम प्रश्नों की संख्या 50 और कनेक्टेड प्रश्नों की संख्या कम से कम 200 से 250 करने का प्रयास होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 35-40 मिनट तक। मेरा एम मित्रों केवल यह नहीं है कहीं से भी प्रश्न उठा करके केवल वीडियो बनाना, व्यूज़ लेना। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि मुझे व्यूज़ मिले, लेकिन मेरे व्यूज़ मिलने के साथ साथ आप सभी लोगों का सिलेक्शन भी हो। आप लोग भावी शिक्षक हैं, आपके जो मेहनत का फल है, आपके परिवार में खुशियाँ आएँ। बदले में दोस्तों बस मुझे आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है, पहली चीज़ तो आपका सिलेक्शन हो जाए, आप लोग पढ़िए मेहनत से, ईश्वर करे आपका हो जाए। और दूसरी चीज़ है मित्रों, आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। जो मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है और फेसबुक पेज है उसको आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की जो भी प्रश्न होंगे अगले वीडियो श्रृंखला में हम इंक्लूड करेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।